नजीर, नए मुल्क जंगों में शामिल होने जा रहे हैं और एक ग्लोबल क्राइसिस जो है वो हम देख रहे हैं, चाहे यूक्रेन जंग हो, चाहे मिडिल ईस्ट हो, चाहे बाकी रीजन हो, जिसमें सबसे बढ़कर यूक्रेन की जंग मजीद खराब होने जा रही है। नजीर, ट्रंप के इस दूसरे टर्म के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि ट्रंप ने आज अनाउंस कर दिया है कि वो यूक्रेन को मजीद वेपन देने जा रहा है। ना सिर्फ पैट्रियट मिसाइल जो कि एयर डिफेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, बल्कि जो ऑफेंसिव वेपन्स हैं, और इसमें अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक लॉन्ग रेंज मिसाइल भी शामिल हो सकते हैं। ट्रंप ये देने जा रहा है। साथ ट्रंप ने इससे भी ज्यादा एक तरह से हार्श इकदाम का ऐलान किया है। 100% टैरिफ उन ममालिक के ऊपर लगेंगे जो रशिया के साथ ट्रेड करेंगे, जो रशिया से ऑयल खरीदेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा चाइना है, बाकी मालिक हैं, उनके ऊपर अलग से, यानी चाइना के ऊपर अगर जो टैरिफ लगे हैं वो तो वहीं पर रहेंगे, लेकिन रशिया से ट्रेड करने की वजह से उस पर 100% जो टैरिफ है वो इजाफी लग जाएंगे। तो ये वो इकदाम हैं जो मामला को और ज्यादा खराब करने जा रहा है। और ये ट्रंप के इस टर्म के अंदर ये पहली बार ऐसे हुआ है कि ट्रंप ने रशिया के खिलाफ जो हथियार देने का ऐलान किया है, रशिया पर इस तरह के इकदाम उठाने का ऐलान किया है। ये खौफनाक डेवलपमेंट है जो हमें आलमी जंग की तरफ जब वो धकेल रही है। और इसके साथ मोल्डोवा एक कंट्री है, ये यूक्रेन के बिल्कुल साथ है, और मोल्डोवा को नेटो ने पूरी तरह से अपनी फ्रंट लाइन स्टेट बनाने का फैसला कर लिया है। वहां पर काम शुरू हो चुका है। यहां पर बेसिस बनाई जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, फौज यहां पर डिप्लॉय की जाएगी, इसके जरिए लॉजिस्टिक सप्लाई की जाएगी। इसको फ्रंट लाइन स्टेट बनाने का फैसला हुआ है। रशिया ने इसको खौफनाक तरीन इकदाम जो है वो करार दिया। नज़ीर, एक आलमी जंग जो है वो पनप रही है। आलमी जंग जो है वो बगैर किसी शक शुबे के वो पनप रही है। और आप जरा नोट करें ये कितनी खौफनाक डेवलपमेंट्स हैं कि जिन वजूहात की बुनियाद के ऊपर रशिया ने यूक्रेन की जंग शुरू की है, उन वजूहात को मजीद हवा दी जा रही है। यानी नेटो की एक्सपेंशन, 40 साल से रशिया वेस्ट की मिन्नतें कर रहा है कि नेटो के एक्सपैंड करने की क्या जरूरत है और नेटो ही की क्या जरूरत है। नेटो तो बना था कोल्ड वॉर में और सोवियत यूनियन हो गया कोलैप्स, तो उसके बाद फिर नेटो की क्या जरूरत है। और वेस्ट ने रशिया की एक नहीं सुनी और जो तमाम मुआहदे हुए, जो तमाम अंडरस्टैंडिंग्स हुई, उसकी खिलाफवर्जी करते हुए ये नेटो को एक्सपैंड करते 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 रशिया के बॉर्डर्स तक ले गए। तो रशिया 30-40 साल बाद कन्वे करता रहा, अल्टीमेटली मजबूर हुआ, उसने यूक्रेन में जंग छेड़ दी, जिसको उसने एग्जिस्टेंशियल वॉर कहा है। रशिया के पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, वो कभी पीछे नहीं हटेगा। उसने इसको एग्जिस्टेंशियल वॉर कहा है। तो बजाय रूट कॉज को उसको डिस्कस करने के, उसको हल करने के, नेटो जो है वो मजीद एक्सपैंड कर रहा है और मजीद रियासतों में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। रशिया को तमाम बॉर्डर्स के ऊपर, आप पैसिफिक से लेकर ऊपर जो बाल्टिक सी है, यानी इधर यूक्रेन, आगे पोलैंड, फिर बाल्टिक की तमाम रियासतें, फिर बाल्टिक स्टेट, नीचे आप ब्लैक सी, मोल्डोवा, तमाम जो रशियन बॉर्डर्स हैं, क्योंकि पैसिफिक से शुरू होकर ये बाल्टिक तक जाता है ना, तो तमाम जो बॉर्डर्स हैं वहां पर नेटो अपनी जो एक्सपेंशन है वो कर रहा है, अपनी जो मिलिट्री एक्टिविटीज है उनको बढ़ा रहा है। तो रशिया ने इसको खौफनाक तरीन डेवलपमेंट करार दिया। मैं आपको बता दूं कि ये डायरेक्ट रशिया से जंग की तैयारी है, बगैर किसी शक शुबे के ये रशिया के साथ जो जंग की तैयारी है और हम एक डिजास्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। उधर रशिया की तरफ से नए मुल्क जो है वो ज्वाइन करने जा रहे हैं। नॉर्थ कोरिया अपनी फौजें भेज चुका है और वो कर्सक रीजन के अंदर मौजूद हैं। और जाहिर है कि नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि हम रशिया ही की टेरिटरी में हैं, लेकिन वहां पर फौजें क्यों मौजूद हैं? क्योंकि नेटो यहां से अपनी फौजें वहां पर डिप्लॉय कर रहा है। तो असल में ये जो फौजें गई हुई हैं, ये भी नेटो से लड़ने के लिए वहां पर गई हुई हैं। बैठी तो वो रशियन टेरिटरी में है, लेकिन इसलिए बैठी है कि कल को नेटो आ रहा है। तो ये बिल्कुल बात तय है कि जिस तरह से जो नेटो का बिहेवियर है, ये बड़ा राज जंग और जो दुनिया के लिए बड़ा खतरनाक और खौफनाक होगा, क्योंकि जंग सिर्फ वहां नहीं होगी, इसके असरात पूरी दुनिया के ऊपर आएंगे। तो और कुछ ममालिक हैं और एशिया के ये ममालिक हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एशिया के ममालिक हैं जो रशिया के लिए मजीद अपनी फौजें जो वो भेजने जा रहे हैं। और इधर यूरोपीय यूनियन जो है वो तैयारी कर रहा है अमेरिका के खिलाफ टैरिफ लगाने की। तो ये मल्टी लेयर क्राइसिस है। यानी ऐसा भी नहीं है कि ट्रंप ने अब हथियार देने का ऐलान कर दिया तो वेस्ट एक हो गए। वो टैरिफ वाला मामला अपनी जगह पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो वो मल्टी लेयर क्राइसिस है और यूरोप के लिए तो बहुत बड़ी बेवकूफी है कि एक तरफ टैरिफ भी उसने बर्दाश्त करने हैं, अब ऊपर से अमेरिकी असलहा जब वो उसमें ट्रंप ने कहा है कि वो यूरोप पे करेगा, नेटो पे करेगा, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, तो वो उसकी भी पेमेंट करनी है। फिर जो वो डायरेक्ट असलहा भेज रहे हैं यूक्रेन के लिए वो अलग से है। तो ये तो पूरी उनकी इकोनॉमी ड्रेन हो जाएगी। अलबत्ता इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है, अगर यूरोप ने यह फैसला किया है कि वो यूक्रेन की जंग को आगे बढ़ाएगा, तो फिर उन्होंने देखना है कि यूक्रेन की जंग ज्यादा जरूरी है या मिडिल ईस्ट की जंग ज्यादा जरूरी है। तो मिडिल ईस्ट की जंग तो उनके लिए स्ट्रेटेजिकली कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती, तो फिर वो यहां पर अब उनकी प्रायोरिटी होगी कि मिडिल ईस्ट की जंग रुकवाई जाए और यूक्रेन के ऊपर अपने तमाम रिसोर्सेज जब लगाए जाए। क्योंकि यूरोप का जो बयानिया है वो तो दुनिया एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो ये भी जरूरी है कि वो मिडिल ईस्ट की जारियत से पीछे हटे, गजा की जारियत से, ताकि कोई पब्लिक ओपिनियन और इस तरह से कोई आलमी सतह के ऊपर जो कोई हिमायत है वो भी समेट सकें। क्योंकि गजा में जारियत की वजह से तो उनके किसी मौकफ को नहीं माना जा रहा। और जब वो कहते हैं कि यूक्रेन की सपोर्ट की जाए और वहां पर रशिया जुल्म कर रहा है,
तो गजा के हवाले से उनसे सवाल होता है, तो वो डबल स्टैंडर्ड्स दरमियान में आ जाते हैं। तो इसलिए ये जो सारा सिनेरियो बन रहा है, इसका उल्टा प्रेशर इजराइल के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि यूरोप के लिए अब ये ज्यादा नेसेसरी है कि वो यहां की जारियत रुकवाए और अपनी इकॉनमी और अपने रिसोर्सेज, अपने लॉजिस्टिक्स उधर लगाने के लिए। तो ये सारी सूरत हाल है। अब गजा में जो नई रिपोर्ट सामने आई है कि 4 मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर वाकयात हुए हैं, 4। और ये कितना इंपॉर्टेंट है और कितना ये बड़ा वाकया कि 4 बड़ी लोकेशंस के ऊपर वाकयात हो रहे हैं। एक जगह पर जबालिया, खान यूनस और अल तुफा नेबरहुड है और शुजाया है। ये 4 इलाके हैं जहां पर क्लैशेस हुए हैं और सेंसरशिप कायम है। यहां पर कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं अभी पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल सेंसरशिप है। और हमास जो है उसकी जरा स्टेटमेंट देखिए। उन्होंने कहा कि हम डेली लॉसेस इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं और नेतन्याहू जो है वो पूरी तरह से हार चुका है और क्राइम्स करके वो अपनी डिफीट को छुपा रहा है। द एब्सोल्यूट विक्ट्री प्रमोटेड बाय नेतन्याहू इज अ ग्रैंड इल्यूजन टू कवर अप आवर रिसाउंडिंग मिलिट्री एंड पॉलिटिकल डिफीट। एब्सोल्यूट विक्ट्री का जो नारा है नेतन्याहू का, ये बिल्कुल एक फेलियर साबित हुआ है और मिलिट्री और पॉलिटिकल दोनों फेलियर जब साबित हुआ है। आवर फाइटर्स आर वेजिंग अ वॉर ऑफ अट्रिशन दैट सरप्राइजेस द एनिमी डेली। हम एक वॉर ऑफ अट्रिशन शुरू कर चुके हैं इजराइल के खिलाफ। वॉर ऑफ अट्रिशन आप जानते हैं कि जिसमें एक बड़े ताकतवर किसी एंटिटी को आहिस्ता आहिस्ता खत्म किया जाता है थ्रू गोरिल्ला वॉर। तो ये जो फलस्तीनी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा वीडियोस भी जारी कर रही है, तो वो इजराइल के जो सेटलर्स हैं उनको बता रहा है कि हमास कितनी ताकत के साथ मौजूद है। तो वीडियोस जारी करने का एक खास मकसद भी है और दुनिया को भी पता चले। तो डेली हम उनको सरप्राइज कर रहे हैं और इनोवेटिव फील्ड टैक्टिक्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं। रोज कुछ नया, कोई नया टैक्टिक्स हम इस्तेमाल करते हैं, causing it to lose the initiative and disrupting its calculations। पूरी तरह से इसकी कैलकुलेशंस उल्टी पड़ गई हैं। डिस्पाइट इट्स सुपीरियरिटी इन एयर फोर्स एंड फायर पावर, बावजूद इसके कि इजराइल की सुपीरियरिटी है एयर फोर्स में और फायर पावर में, यानी जो हमास के पास असलहा है उसका तो कोई मुकाबला नहीं है जो इजराइल के पास है। तो इस सब के बावजूद इजराइल को नुकसान हो रहा है। अच्छा, टक्कर कार्लसन जिन्होंने ये कहा कि जो जेफरी एप्स्टीन का मामला है उसमें इजराइल मुलव्वस है, तो अब वो मामला वहां से पहुंचता पहुंचता टक्कर कार्लसन और इजरायली जो हाई ऑफिशियल्स हैं उनका बरह रास्त आपस में झड़पें हो रही हैं। नफ्ताली बेनेट जो फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर भी है और ये भी एक इंतहा पसंद है, इसने लंबा चौड़ा ट्वीट किया टक्कर कार्लसन के खिलाफ कि ये झूठ बोल रहा है और एक कैंपेन हमारे खिलाफ की जा रही है और हमारा कोई लेना देना नहीं है जेफरी एप्स्टीन से फलां फलां। तो उसका जवाब फिर टक्कर कार्लसन ने ट्विटर पर ही दिया है, यू जस्ट विल नॉट टेक इट एनी मोर इंस्टेड ऑफ इशूइंग थ्रेट्स ऑन सोशल मीडिया, व्हाई डोंट यू सिट डाउन फॉर अ रैशनल इंटरव्यू ऑन जेफरी एप्स्टीन टाइज। वो कह रहा है कि टक्कर कार्लसन ने कहा कि तुम ये जो सोशल मीडिया के ऊपर मुझे धमकियां लगा रहे हो, तुम एक इंटरव्यू के लिए मेरे साथ बैठ जाओ ताकि पता चल जाए क्या सही और क्या गलत है। वी विल रीच आउट टू योर ऑफिस दिस मॉर्निंग, हम जब राब्ता करेंगे और तुम आ जाओ इंटरव्यू कर लेते हैं। और साथ उन्होंने कहा कि तुम धमकियां मुझे लगा रहे हो, ठीक है ना। तो यानी कि एक प्रॉपर लड़ाई है, एक प्रॉपर फ्रंट है पब्लिक ओपिनियन का, नैरेटिव की वॉर का, और जिसमें जेफरी एप्स्टीन अब एक बड़ा किरदार बन गया है क्योंकि खुलकर अमेरिका के ये बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। टक्कर कार्लसन बहुत अहमियत रखता है, तो उस अब मतलब वो झड़प हो रही है बाकायदा इजरायली ऑफिशियल्स के साथ। टक्कर कार्लसन पीछे नहीं हटा, उसने कहा कि तुम्हारा ताल्लुक है जेफरी एप्स्टीन का इजराइल गवर्नमेंट के साथ ताल्लुक था, वो मोसाद के लिए काम कर रहा था, तुम आ जाओ इंटरव्यू में हम देख लेते हैं। तो उसने क्या कहा कि इंटरव्यू में आना है। तो यानी कि इजरायली लॉबी जो ऑलरेडी हिट हो रही है, ये उसमें एक इंपॉर्टेंट वाकयात है जो इस तरह की नैरेटिव की वॉर जारी है। अच्छा, अब आप अंदाजा करें कि इजराइल के किस हद तक ब्रूटल क्राइम्स हो रहे हैं और ये मुसलसल जो क्राइम्स हैं ये दुनिया में बदलती हुई पब्लिक ओपिनियन पर ज्यादा असर डाल रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 120 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं, 557 फलस्तीनी जख्मी हैं। ये पिछले 24 घंटों में बड़ी खौफनाक बमबारी हुई, खौफनाक बमबारी हुई है। 557 फलस्तीनी जख्मी हो गए, 120 फलस्तीनी जब वो शहीद हुए, ये बड़ी ही अफसोस की बात है। और इसी दरमियान जो कमाल अदवान हॉस्पिटल है, इसके डायरेक्टर को इजरायली फौज ले गई थी और उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया, बहुत ज्यादा अब्यूज किया। और अल मायदीन का जो ब्यूरो चीफ है, जिसको वेस्ट बैंक से जो है वो उठाकर ये लेकर गए थे, वो अभी तक गिरफ्तार ही हैं और उनके साथ पता नहीं जेल में क्या हो रहा है। तो इन्होंने तमाम हदें जो है वो क्रॉस की हैं। अच्छा, इसी दरमियान जो है वो कुवैत की एक स्टेटमेंट आई है हिजबुल्लाह के खिलाफ, जरा देखिए। वी विल नॉट अलाउ एनी ट्रांसग्रेशन बाय लेबनीज हिजबुल्लाह इन आवर कंट्री। अब ये बड़ी खौफनाक सी बात है, यानी कुवैत ये कह रहा है कि हिजबुल्लाह उनके मुल्क के अंदर कोई इलीगल एक्टिविटीज कर रहा है, कोई ट्रांसग्रेशन कर रहा है। तो ये जो सारे ममालिक हैं ये रेजिस्टेंस को पसंद तो नहीं करते हैं, हिजबुल्लाह को पसंद तो नहीं करते हैं, और उधर शाम से बयानात आना हिजबुल्लाह के खिलाफ, अब कुवैत से आना, तो ये दरमियान में अंदर कुछ ना कुछ बहरहाल मौजूद है। अच्छा, जो अफ्रीकी ग्रेड गेम है उस पर जरा ट्रंप की एक नया स्टेटमेंट आया है। आई बिलीव वी विल रीच अ सोल्यूशन रिगार्डिंग द नाइल रिवर इशू। अब ये नाइल रिवर इशू क्या है, दरिया नील की वो बात कर रहा है। ये वही इशू है जो इथियोपिया डैम बना रहा है, जिससे इशू है सूडान को और आगे इजिप्ट को। तो अब ट्रंप साहब यहां पर कूद गए हैं क्योंकि इथियोपिया में चाइना मौजूद है, इजिप्ट के साथ अभी चाइना के मामला जो हुए हैं, तो असल में ये मुदाखलत है अपने मफादात के लिए
प्रिटेंड ये किया जा रहा है कि हम अफ्रीका में अमन करवा रहे हैं, जंगे खत्म करवा रहे हैं, डिस्प्यूट जो है वो खत्म करवा रहे हैं, लेकिन असल में अमेरिका यहां पर दोबारा से एक नई तर्ज की जंगें छेड़ रहा है। एक कोल्ड वॉर अफ्रीका में चाइना के खिलाफ वो छेड़ रहा है। अब ये सारा इशू जो है वो चाइना से रिलेटेड, इन तमाम मुल्कों में चाइना मौजूद है, और सूडान में रशिया पोर्ट की बात कर रहा है, अपनी नेवल बेस वहां पर बनाने की बात कर रहा है, सूडान से उसकी बातचीत चल रही है। तो ये नाइल इशू को लेकर अमेरिका अपने हिसाब से यहां पर मुदाखलत कर रहा है, तो ये काफी क्राइसिस है। अच्छा, इसी दरमियान जो है वो ट्रंप दौरा करने जा रहा है बर्तानिया का। ट्रंप टू मेक हिस्टोरिक सेकंड यूएस स्टेट विजिट एट किंग्स इन्विटेशन। जो बर्तानिया के किंग हैं उनके दावत के ऊपर ये दौरा होने जा रहा है। ये इसकी दूसरी टर्म का पहला दौरा होगा। अच्छा, अब यूके जो है वो यूरोपीय यूनियन का ऐसा नहीं है, ये बात ध्यान में रखें। जो टैरिफ लगे हैं वो यूके पर नहीं लगे हैं, वो यूरोपीय यूनियन पर लगे हैं, तो वो यूके का बहरहाल दौरा करने जा रहा है। अच्छा, अब बात यह है कि जो हम मल्टी लेयर क्राइसिस की बात कर रहे हैं, देखिए जब बाइडेन का टाइम था, हम बहुत महीनों से आलमी जंग की बात कर रहे हैं, जब बाइडेन का टाइम था उस वक्त लॉन्ग रेंज मिसाइल दे दिए गए थे, और लॉन्ग रेंज मिसाइल से यूक्रेन ने हमला शुरू कर दिया था, और रशिया से न्यूक्लियर की वार्निंग्स आना शुरू हो गई थी। यहां तक कि रशिया ने पहली बार अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन ही चेंज कर दी, ठीक है, और वहां से बार बार न्यूक्लियर की वार्निंग्स आ रही थी, और सब श्योर थे कि हम चंद हफ्तों के अंदर आलमी जंग के अंदर होंगे। सब इस बात को यकीन कर रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि ट्रंप जीत गया। ट्रंप के जीतने से वो जो सारी सूरत हाल थी कि हम यूक्रेन जंग की वजह से आलमी जंग में जा रहे थे, वो पॉज हो गई। क्योंकि जब ट्रंप आया तो ट्रंप ने कहा कि वो रशिया से बात करेगा। उसने पुतिन के साथ डायरेक्ट बातचीत शुरू कर दी, जो कि यूक्रेन वॉर के बाद पहला राब्ता था जो किसी अमेरिकी सदर का रूस के सदर के साथ हुआ। फिर ट्रंप ने यह डिक्लेयर किया कि ये जो जंग हुई है इसके जिम्मेदार नेटो है, इसका जिम्मेदार ज़ेलेंस्की है, इसका जिम्मेदार यूरोप है, ये इनकी वजह से जंग हुई है, ठीक है ना। उन्होंने रशिया के नैरेटिव को दुरुस्त माना, जिसको दुनिया दुरुस्त मान रही थी। फिर उसने वेपन्स के हवाले से, एड के हवाले से जो यूक्रेन को जा रही थी उसको रोका। साइबर आप देखें जो सपोर्ट थी वो उसने रोक दी। इंटेलिजेंस सपोर्ट खबर आई कि वो रोक दी गई है। तो ये सारी चीजें वो रिवर्स कर रही थी सूरत हाल को कि ठीक है, मामला जो है वो कहीं सुलझने जा रहा है। रशिया और अमेरिका की टॉक्स बरह शुरू हो गई, यूक्रेन के साथ मामला, सऊदी अरेबिया में जो हुए सारे, तो वहां पर यानी सूरत हाल रिवर्स होना शुरू हो गई। लेकिन अब क्या हुआ है कि ट्रंप ने आज पहली बार वेपन, ऑफेंसिव वेपन अनाउंस कर दिए हैं, और साथ 100% टैरिफ अनाउंस कर दिए हैं। तो ये बाइडेन से भी ज्यादा बड़े इकदाम है, बाइडेन ने टैरिफ तो नहीं लगाए थे, बाइडेन से ज्यादा बड़े इकदाम हैं जो ट्रंप ने अनाउंस कर दिए हैं। तो इस इकदाम से हम वापस चले गए हैं उसी सूरत हाल में जो बाइडेन के टाइम पर थी, या उससे भी अब ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि उस वक्त तो एक ये बात साथ साथ चल रही थी कि ट्रंप इलेक्शन में जीत सकता है, इसलिए रशिया भी रिस्ट्रेन कर रहा था। अब जब ट्रंप आ गया और ट्रंप फेल हो चुका है यूक्रेन की जंग को रोकने में, तो अब तो यह मामला और ज्यादा संगीन है कि अब दुनिया में कोई भी वॉइस ऐसी नहीं बची है। ट्रंप जैसा भी है वो बात तो कर रहा था, अब वो उससे भी पीछे आ गया, ट्रंप टोटली जो है वो फेल हो गया इसको जंग रुकाने। अब वो असलिया दे रहा है, और उसने कहा है कि इसको पे यूरोप करेगा। यानी अब वो सिर्फ अपने वोटर्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम इसमें पे नहीं कर रहे, और वो असलिया दे रहा है। यानी बात ये थोड़ी थी कि हम पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बात तो जंगों को रुकवाने की थी, यानी लोग मरते रहे। और दूसरी बात यह है कि वहां पर अगर नेटो की जंग छिड़ेगी तो रशिया, अमेरिका उसमें ड्रैग नहीं होगा, अमेरिका पर क्या इसका असर नहीं आएगा जो कुछ यूरोप में हो रहा है। तो बात तो जंग रुकवाने की थी, लेकिन ट्रंप ने अब उसको एस्केलेट कर दिया, और इसको डिक्लेयर किया गया है इन इकदामात को कि रशिया को प्रेशराइज किया जा रहा है फॉर पीस, ताकि रशिया डिमांड जो है, जो कंडीशन है उसको मान सके। अब ये इतना फुलिश बात है, हमास के ऊपर 21 महीनों से जेनोसाइड की जा रही है। हमास से क्या इजराइल और अमेरिका और पूरा वेस्ट अपनी टर्म्स मनवा सके? हम हमास की बात कर रहे हैं, और यहां रशिया है, ये रशिया से मनवाने जा रहे हैं, ये रशिया को प्रेशराइज करने जा रहे हैं, जो वैसे भी वहां पर जीत रहा है, ये रशिया से, और वो उसके लिए एग्जिस्टेंशियल वॉर है। 40 साल की वार्निंग्स के बाद उसने वो जंग शुरू की है, तो ये रशिया को प्रेशराइज करेंगे। तो ये बेसिकली क्या हुआ है कि मामला उसी बड़ी जंग की तरफ चला गया है जहां से रिवर्स हुआ था। और हंगरी के प्राइम मिनिस्टर का बयान आपको याद होगा, उसने कहा था अगर यूक्रेन की वॉर ना रुकी तो हम आलमी जंग में होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली रशिया और नेटो की बराह लड़ाई छिड़नी है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, सबको ये नजर आ रहा है। उससे सिर्फ हम रिवर्स इसलिए हुए थे कि बात बदल गई थी और बात जंगबंदी की तरफ चली गई थी, जो कि अब नहीं हुई, बल्कि ट्रंप ने हथियार देने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप कह रहा है कि हम वेपन सेंड करेंगे यूक्रेन को, एंड यूनाइटेड स्टेट्स विल नॉट पे फॉर देम, ये यूरोप पे करेगा, नेटो पे करेगा, और हार्श टैरिफ जब वो रशिया के एलाइज के ऊपर लगाए जाएंगे, जिसमें चाइना है, बाकी मालिक हैं। ये बाइडेन से भी बड़ा इकदाम है। यानी अब आप देखना, ये क्राइसिस के ऊपर क्राइसिस है। क्या चाइना पीछे हट जाएगा रशिया से? और बाकी फिर मालिक हैं, इंडिया उसमें जाहिर है कि शामिल है। इंडिया रशिया से खरीद रहा है, ऑयल खरीद रहा है, उनके मामलात हैं। तो क्या ये ममालिक और दीगर वो पीछे हट जाएंगे? ये तो बल्कि उसने ज्यादा मुल्कों को अब लिपेट में ले लिया है कि वो इत्तेहादियों के ऊपर भी टैरिफ लगेंगे। और ट्रंप थ्रेटन्स वेरी स्वेयर टैरिफ अगेंस्ट रशिया, 100% सेकेंडरी टैरिफ लगाए जाएंगे विद इन 50 डेज के अंदर।
और लिंडसे ग्राहम कह रहा है कि रिकॉर्ड डिलीवरीज ऑफ वेपन ये भेजे जाएंगे यूक्रेन को। ये डीप स्टेट का बहुत बड़ा किरदार है लिंडसे ग्राहम। और सैंक्शंस लगेंगी, टैरिफ लगेंगी रशिया पर। चाइना विल बी पुनिश्ड टू, ये लिंडसे ग्राहम कह रहा है, चाइना को भी हम पुनिश करेंगे। तो ये है एक आलमी जंग जिसकी तरफ धकेल दिया गया। और अगली खबर सुनिए, मोल्डोवा, आप मैप के ऊपर देख सकते हैं, ये यूक्रेन के साथ का एक मुल्क है और साथ जर्मनी के बॉर्डर लगते हैं, यूक्रेन है, नीचे ब्लैक सी है। इसको नेटो ने अपना फ्रंट लाइन स्टेट बनाने का ऐलान कर दिया। रशिया वांट्स नेटो प्लान्स टू टर्न मोल्डोवा इनटू मिलिट्री फुटहोल्ड। रशिया इज अलार्म्ड ओवर नेटोज alleged plot to militarize Moldova and use it as a springboard for aggression against Russia। ये बिल्कुल वो ग्राउंड तैयारी हो रही है, बिल्कुल मैदान बनाया जा रहा है नेटो बरह रास्त जंग। आप देखें बंदरगाहें, फिर इन ममालिक में इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरे के पूरे मुल्क जो है उसमें नेटो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने जा रहा है। और रशिया इस वक्त अलार्म्ड है कि ये क्या खौफनाक अमल है जो किया जा रहा है। यानी जिस वजह से हमने जंग छेड़ी है, नेटो और ट्रंप उसको डिस्कस करने के लिए तैयार नहीं है, उसको हल करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उससे भी ज्यादा इकदाम वो उठा रहे हैं। ब्रसेल्स जो है वो हैज मेड द डिसीजन टू टर्न मोल्डोवा इनटू अ फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस ऑन अलायंस ईस्टर्न फ्रंट। ये सारा मसला ईस्टर्न फ्लैंक का है। रशिया कहता है कि नेटो ईस्टर्न यूरोप में ना एक्सपैंड करे और वो ईस्टर्न यूरोप में मजीद एक्सपैंड कर रहे हैं। तो ये सारी बात है। ग्रोइंग इंस्टेबिलिटी है रीजन के अंदर, कॉज्ड बाय द वेस्टर्न इन्वॉल्वमेंट इन यूक्रेन। साथ ही रोमानिया है, रोमानिया में एंटी यूक्रेन वॉर गवर्नमेंट जीत गई और वो पूरा इलेक्शन ही कल अदम करार दे दिया गया। और ऊपर अगर आप देखें तो जो बाल्टिक सी है वहां डेनमार्क के साथ मुआहदा हो गया है। फिर बाल्टिक जो स्टेट्स हैं, लतविया, लिथुआनिया, ठीक है ना, एस्टोनिया, यहां पर प्रेजेंस बढ़ाई जा रही है। लिथुआनिया के साथ मुआहदा हुआ है कि नेटो के एयरक्राफ्ट वहां पर आएंगे। नीचे पोलैंड में प्रॉपर तैयारी हो रही है, पोलैंड नेटो का मुल्क है। ऊपर फिनलैंड जो है उनके बॉर्डर्स के ऊपर नेटो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। तो पूरा रशिया के तमाम बॉर्डर्स को वो कवर कर रहे हैं। और इधर आजरबाईजान है नीचे ब्लैक सी की दूसरी तरफ, तो आजरबाईजान जो है वहां पर भी नेटो अपना खेल खेल रहा है जो पिछले दिनों वाकयात हुए। तो ये सब किस लिए है? ये सब एक बड़ी जंग है। नेटो इज एक्टिवली प्रिपेयरिंग टू इन्वॉल्व मोल्डोवा इन अ पॉसिबल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट विद रशिया। पॉसिबल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट विद रशिया की तैयारी हो रही है। मोल्डोवा को इस जंग में धकेला जा रहा है। मोल्डोवा एज अ स्टेट रशिया के साथ जंग में जा रहा है जैसे यूक्रेन जा चुका है। रशिया हैज टेकन इन ब्रसेल्स टू ट्रांसफॉर्म दिस कंट्री into the alliance foothold, taking into account the Russian armed forces advances in Ukraine। क्योंकि यूक्रेन में रशिया आगे बढ़ रहा है तो वो मोल्डोवा से हमला करवाने जा रहे हैं रशिया के ऊपर, और यहां से फौजें यूक्रेन में वो भेजने जा रहे हैं और यहां से फिर सप्लाई और वो भी सारा भेजा जाएगा। फैसिलिटेट रैपिड ट्रूप डिप्लॉयमेंट यहां पर होगी नियर रशियन बॉर्डर्स एंड इज इंपोजिंग फॉरेन मिलिट्री डॉक्ट्राइन थ्रू न्यूली बिल्ट ट्रेनिंग सेंटर। यहां पर ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है। और रैपिड जो ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट है वो की जा सके, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, सप्लाई है, यहां से फौजें, बरह रास्त कॉन्फ्लिक्ट की तैयारी यहां से हो रही है। तो ये सूरत हाल अब न्यूयॉर्क टाइम ने करसक के ऊपर आज स्टोरी दी है, अ लैंडस्केप डेथ व्हाट्स लेफ्ट वेयर यूक्रेन इन्वेडेड रशिया। उन्होंने करसक के ऊपर लिखा है कि कैसे आज भी बड़ी तादाद में यूक्रेनियन फौजियों की बॉडीज वहां पर पड़ी हुई हैं और हजारों इन्होंने रशिया ने वापस की हैं, लेकिन बहुत सारी भी वहां पर पड़ी हुई हैं और यूक्रेन उसको लेने के लिए तैयार भी नहीं है। करसक में बहुत बड़ा इनको डिफीट हुई है, हजारों पता नहीं कितने फौजी इनके मारे गए, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फौजी इनके मारे गए और करसक उन्होंने वापस ले लिया है। तो ये जंग जो है वो ऑलरेडी दुनिया को खौफनाक इसके नतीजे आ चुके हैं, बहुत ज्यादा जानें वहां पर गई हैं, लेकिन हम रिवर्स की तरफ नहीं जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हम इस जंग में मजीद एस्केलेशन और बाकी मुल्क, अच्छा जो दूसरी हम बात कर रहे थे, लाओस जो है जो साउथ ईस्ट एशिया का मुल्क है, यूक्रेन ये कह रहा है कि लाओस अपनी फौजें भेज रहा है रशिया के लिए, जैसे नॉर्थ कोरिया ने भेजी हैं, तो लाओस अपनी फौजें भेज रहा है। अब रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि नेटो साउथ ईस्ट एशिया में आ रहा है, यूक्रेन कह रहा है कि लाओस यानी साउथ ईस्ट एशिया का मुल्क जो है वो अपनी फौजें भेज रहा है। तो इस तरह के नेटो को जवाब भी होगा वहां पर जाने का, और अगर लाओस आ रहा है तो फिर आप देख लेंगे जंग मजीद कितना एक्सपैंड। तो रशिया के जो इत्तेहादी हैं वो अपनी फौजें इसलिए भेज रहे हैं कि वो यूक्रेन पर हमला नहीं करने जा रहे हैं, वो नेटो के लिए ये तैयारी हो रही है, क्योंकि नेटो देखें ये कोई जंग छोटी मोटी जंग तो होनी नहीं है, ये तो सबके लिए तबाही होगी। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई आसानी से शुरू हो जाएगी, जब शुरू हो जाएगी तो फिर वहां से वापसी का रास्ता नहीं होगा। लेकिन ये बात तय है कि जिस डायरेक्शन में अब हम चल पड़े हैं इससे कोई रिवर्सल नहीं है। ये जंग जो है ना बड़ी खौफनाक, और वही सूरत हाल जो हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये तय है कि ये आलमी जंग की तरफ मामला ले जाएगा। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज रुका करें, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।